प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और इसी टाइप के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं। जिन बच्चों का पेपर 2024 में है और 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर देंगे। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी डिस्कस करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि घायल के स्थानांतरण से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य होता है। स्थानांतरण की विधियों के बारे में वर्णन करिए। तो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति घायल होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस माध्यम से लेकर के जाएंगे और हमारा कौन सा मोटो होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम इसको समझते हैं। उसके बाद हम इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, और सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि घायल का स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि स्थान का अंतरण, मतलब एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कब? जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तब। और समझते हैं कि दुर्घटना स्थल पर प्रायः चिकित्सा साधनों का अभाव होता है। अभाव मतलब कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई भी मेडिसिन या कोई भी वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उस इंसान को हम जहाँ पे हॉस्पिटल होता है वहाँ पे हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर ले जाना हितकर रहता है। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्थानांतरण की विशिष्ट विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब हम इस बात को समझते हैं कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे तो हमें कौन कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा, इसको सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति के द्वारा घायल का स्थानांतरण किस माध्यम से करते हैं, इसको समझते हैं। तो एक अकेला व्यक्ति घायल की अवस्था में के अनुसार उसे स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक विधि अपनाया जा सकता है। माने मैं यहाँ पे तमाम प्रकार की विधियां बताऊंगा, जिनमें से आपको केवल एक विधि समझना है और इसी विधि को हेल्प करके, इसी विधि को समझ करके आपको उस व्यक्ति को उसके सही स्थान में पहुंचा सकते हो। ठीक है, जहां पे उसका इलाज संभव हो सके। सबसे पहला विधि है सहारा देकर ले जाना। और इसमें होगा क्या, समझो पहले कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि होश में हो तथा चल सकता हो तो उस व्यक्ति को सहारा देकर किसी स्थान पर ले जाया जा सकता है। मतलब ऐसा भी होता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन व्यक्ति वो चलने की हालत में रहता है, चल सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सहारा देंगे, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, वो इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकता है। उसके बाद दूसरा हमारा विधि है गोद में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि मूर्छित घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर पीठ के बल सीधा लिटाकर हाथ से उसकी दोनों टांगों को घुटने से ऊपर नीचे हाथ डालकर तथा उस दूसरे हाथ से कमर को पकड़ के आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा हमारा मेथड है पीठ पर लाद कर। अब इसमें क्या होगा कि जब इंसान पूरा बेहोश हो जाता है, ठीक है, होश में नहीं होता है या होश में रहता है, तब हम इसको इस कंडीशन में ले जाएंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि होश में है और उसे दूर तक ले जाना है। ठीक है, मान लो अगर बीच में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो क्या करोगे आप, आसानी से उसको सहारा देकर के नहीं ले जा पाओगे, गोद में भी नहीं ले जा पाओगे। कैसे ले जाओगे? पीठ पर लाद कर ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड विधि होता है। और अंत में हमारा आता है जो कि बहुत ही बेसिक विधि है, कंधे पर लाद कर। कब? ये जब इस कंडीशन में विधि को अप्लाई किया जाता है जब व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है और उसको मूर्छित अवस्था में हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो मूर्छित व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए यह जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और किसी स्थान पर आग लग जाने पर आग बुझाने वाले व्यक्ति, आग में घिरे लोगों को इसी विधि से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए इस विधि को फायरमैन लिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, कंधे पर लाद कर ले जाने वाली विधि को हम क्या बोलेंगे, फायरमैन लिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रसोई घर की व्यवस्था आप कैसे करेंगी, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि रसोई घर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझो। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए
प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है। सभी को पता होगा कि कोई भी फैमिली होती है, छोटी सी हो या बड़ी सी हो, उस फैमिली के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, डेली टू डेली बेसिस पे हम भोजन तैयार करते हैं। और भोजन पकाना एवं तैयार करके रखना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर पर एक अलग स्थान की आवश्यकता होती है, जिसको हम किचन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में रसोई घर बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इसको सबसे पहले समझो। तो रसोई घर की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए गृहिणी का परम कर्तव्य ये होता है कि प्रत्येक सुगृहिणी का रसोई घर अत्यधिक सुव्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब बात कौन कौन सी है, इसको ध्यान से समझो। 3 चीज़ बताऊंगा जो कि बेसिक बातें हैं। ठीक है, सभी औरतों को इस बात को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला बात यहाँ पे आती है कि सभी वस्तुएं निर्धारित स्थान पर रखें। ठीक है, जिन वस्तु की अगर जहाँ जरूरत है उसको वहीं पे रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे कि सभी वस्तुएं निर्धारित स्थान पर रखें। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत सबसे मुख्य बात यह आती है कि सही वस्तुएं सही जगह एवं निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए, ताकि हम उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे ढूंढ सके। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है कि ईंधन के साधन की उचित व्यवस्था। ईंधन मतलब ये होता है गैस या फ्यूल, या जो भी गैस वगैरह होते हैं, सिलेंडर वगैरह होते हैं, उसको हम यहाँ पे उचित स्थान पर रखेंगे। इसमें क्या होगा कि रसोई घर की व्यवस्था में चूल्हे अथवा स्टोव या जो भी कुकिंग गैस होते हैं उनको क्या करेंगे, हम विशेष महत्व देंगे। और भोजन बनाने के लिए चूल्हा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, उसको ठीक जगह पर रखना चाहिए। क्लियर। आगे हम ये समझ लेते हैं कि खाद्य सामग्री को संभाल करके रखना है। अब मान लो तो मैंने खाना बना दिया है। ठीक है, खाना बना करके आप कहीं स्थान पर नहीं रख सकते, उसको एक उचित स्थान पर रखना होगा। ठीक है, कैसे रखोगे, ध्यान से समझो कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रकार की खाद्य सामग्री को संभाल करके रखने की भी विशेष महत्व मानी जाती है, और सही वस्तुओं को ढक करके रखनी चाहिए। क्लियर। चलो, इसी प्रकार की एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो कि बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। और 2023 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थि भंग या फ्रैक्चर किसे कहते हैं। अस्थि का मतलब होता है हड्डियाँ, हड्डियाँ टूट जाती है। ठीक है, इसका सबसे पहले डिफिनेशन देना है, परिभाषा करना है, उसके बाद इनके विशेष प्रकारों का वर्णन भी करना है। ध्यान से समझो, बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है और आगामी बोर्ड के पेपर में पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अस्थि भंग का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो शरीर के किसी भी अंग की अस्थि मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, हड्डी होता है। तो शरीर के किसी भी अंग की अस्थि के टूट जाने को अस्थि भंजन या अस्थि भंग कहते हैं, या फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, यदि कोई अस्थि पूरी तरह से न टूटे परंतु उसमें साधारण सी दरार भी आ जाए तो उसे भी हम अस्थि भंजन की श्रेणी में रखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नस इधर से उधर हो जाती है और हड्डियाँ थोड़ी सी उसमें क्रैक हो जाता है, हड्डियों में क्रैक हो जाता है, मतलब दरार आ जाती है, तो उसको भी हम अस्थि भंजन की श्रेणी में सीरीज में रखेंगे। क्लियर। अब देखो, ये अस्थि भंजन किस वजह से होता है, इसके मेन रीजन समझो, कौन कौन से कारण होते हैं इसकी वजह से हमारी हड्डियाँ टूट जाती है। सबसे पहले हम गिर जाते हैं। ठीक है, गिरने की वजह से हो सकता है, टक्कर लगाने की वजह से हो सकता है, या दब जाने की वजह से हो सकता है, या गोली कभी कभी लग जाती है। तो ये मतलब बेसिक रीजन है जो कि अस्थि भंजन हो सकता है। गिरने की कंडीशन में क्या लिखेंगे, अचानक गिरने अथवा फलों आदि के छिलके से फिसलने पर प्रायः अस्थि भंजन की संभावना बनी रहती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि केले के छिलके पे पैर पड़ जाता है और इंसान क्या हो जाता है, फिसल जाता है। जब फिसलेगा तो जाहिर सी बात है हड्डियाँ में क्रैक वगैरह आ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अस्थि भंजन बोलेंगे। क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं, टक्कर लगना है। इसमें क्या होगा कि भाई किसी वाहन मतलब साइकिल, बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, वाहन किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, इत्यादि अथवा दीवार से टकरा करके अस्थि भंजन की अत्यधिक संभावना बनी रहती है। ठीक है, और अंतिम हो रहा है दब जाने अथवा गोली लगना। इसमें क्या होगा, अधिक भार वाली वस्तु जैसे मशीन हो गया, पत्थर हो गया या वाहन हो गया आदि के नीचे इंसान दब करके क्या हो जाता है, या गोली भी कभी कभी लग जाती है, तो अस्थि भंजन हो सकता है। ठीक है, अब देखो अस्थि भंजन कितने प्रकार की होती है, इसको समझो। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है साधारण अस्थि भंजन। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा क्रैक होगा। ठीक है, दरारें हो जाती है, इसको हम बोलेंगे साधारण अस्थि भंजन। अगला हमारा है संयुक्त अस्थि भंजन। तीसरा हमारा जटिल अस्थि भंजन। उसके बाद हमारा है बहुखंडी अस्थि भंजन। और पांचवा है पचड़ी अस्थि भंजन। ठीक है, और अंतिम हमारा है कच्छी अस्थि भंजन। तो ये अस्थि भंजन के प्रकार है जो कि हमारी हड्डियाँ जो होती है इतने टाइप में टूटती है। ठीक है, तो
साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।